Hello guys and welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udan. So let's make it together. हेलो एंड वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। आज थोड़ा प्रैक्टिस सेशंस है। आज हम थोड़े एमसीक्यूज करेंगे दोस्तों। जहां तक रिवीजन की बात है, जहां तक टॉपिक कंप्लीट करने की बात है, किस टॉपिक से क्या सवाल पूछा जा सकता है ये आपको एमसीक्यू के थ्रू ही पता चलता है, या फिर किस टॉपिक में कौन कौन से पोर्शंस जो है आपको टच करने हैं। तो एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में आपको एमसीक्यू से ही नंबर मिलेंगे। आपको कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है किसी सब्जेक्ट की, कितना अच्छे से आपने उसको रिवाइज किया है, मैटर नहीं करता अगर आप उसके सवाल ठीक नहीं करते हैं। तो आज हम थोड़े एमसीक्यू लेके आए हैं रोल ऑफ आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी पे, और उम्मीद है कि ये सीरीज चलती रहेगी और साथ साथ में आप आंसर देते रहिए। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तो पहले पॉज करके आप आंसर अपने दिमाग में इमेजिन करिए, किसी कॉपी पे लिखिए, और उसके बाद जो मैं आंसर दे रहा हूं उसको देखिए। तो इससे आपको सोचने का भी मौका मिलेगा। अगर आप मेरे से ही देखते रहेंगे कि इसने आंसर क्या दिया तो आप खुद नहीं सोच रहे हैं, आप अपनी नॉलेज का खुद जायजा नहीं ले पा रहे हैं। इसीलिए पहले क्वेश्चन जब मैं पढ़ रहा हूं पॉज करिए, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर देखिए कि मैं क्या आंसर दे रहा हूं। समझ में आ रही बात? शुरुआत करते हैं आज के पहले एमसीक्यू से दोस्तों। पहला एमसीक्यू है, विच सेक्शन ऑफ आरबीआई एक्ट प्रोवाइड्स द पावर्स टू कॉन्स्टिट्यूट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अगर आपको मॉनेटरी पॉलिसी का याद होगा जो हमने सेक्शन किया हुआ है, तो मैंने आपको बताया था कि अब जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो सिर्फ आरबीआई डिसाइड नहीं करती है। 2016 में ये जो एक कमेटी बनाएगी, इसका नाम रखा गया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। एक एग्रीमेंट हुआ बिटवीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ आरबीआई, और उसके तहत उन्होंने आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंड किया। अब ये सवाल यही पूछ रहा है कि कौन से सेक्शन को अमेंड किया जिसकी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बन पाई। तो देखिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सेक्शन 45ZB, ऑप्शन बी सेक्शन 77(1), सेक्शन 21, सेक्शन 35। तो याद रखिए, रट लीजिए कि जो इसका आंसर है वो है सेक्शन 45ZB। हमारे जो नोट्स हमने प्रोवाइड किए हुए हैं उसमें भी मॉड्यूल 1 में ये क्लियर कट लिखा हुआ है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में पूरा का पूरा लिखा हुआ है, किस तरीके से फॉर्मुलेट हुई, कितने इसके मेंबर होते हैं, क्या इसका टारगेट होता है, किस सेक्शन को अमेंड किया गया और कैसे इसको बनाया गया, साल में कितनी बार मिलती है, सब डिटेल में लिखा हुआ है। तो उधर वहां से रिवाइज कर सकते हैं। तो नंबर आंसर आ जाएगा इसका सेक्शन 45ZB। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बैंक हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस इन इंडिया। इन चार बैंक्स में से सबसे ज्यादा ब्रांचेस किसकी हैं? दोस्तों आपको अगर पता नहीं तो बता दूं कि लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो एसबीआई है, और रिसेंट मर्जर के बाद काफी सारे बैंक्स मर्ज हो गए। उसके बाद जो पीएनबी में बैंक काफी सारे मर्ज हुए, ओरिएंटल बैंक, बैंक ऑफ कॉमर्स और बाकी बैंक्स भी उसमें मर्ज हुए। उसके बाद वो बना पंजाब नेशनल बैंक, सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। ये भी आपके बैंकिंग के नोट्स में लिखा हुआ है, मॉड्यूल 2 में मेंशन है। जितने भी मर्जर आज तक 91 के बाद आज तक हुए हैं, सारे मर्जर्स के बारे में उस पर लिखा हुआ है, और उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन है कि रीसेंट मर्जर जो हुए हैं कौन कौन से बैंक के हुए हैं, जो अभी 2018, 19, 20 के मर्जर्स हैं उसके बारे में भी लिखा हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको पता चलेगा कि एसबीआई जो है वो लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, और लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस भी इसी की हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। आप इसको अक्सर गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में डीबीटी भी देखेंगे लिखा हुआ है, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी। दोस्तों गवर्नमेंट कई सारी चीजों पर सब्सिडी देती है। सब्सिडी का मतलब है एक मॉनेटरी सपोर्ट देती है गवर्नमेंट ऐसे लोगों को जो नॉर्मली उस प्रोडक्ट को, सर्विस को अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे कि एलपीजी सिलेंडर जरूरी है हर किसी के लिए, कुकिंग गैस तो हर किसी को चाहिए, लेकिन मार्केट रेट पे हर इंसान उसको नहीं खरीद सकता। तो एक जमाना था जब जो आपकी गवर्नमेंट थी वो सिलेंडर्स को सस्ते दामों पे बीपीएल और ऐसे लोगों को देती थी जो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन सब्सिडी का मतलब यह था कि गवर्नमेंट सस्ते दामों पे ही आपको सिलेंडर दे रही है। अब प्रॉब्लम यह थी कि इसमें लीकेजेस बड़ी थी, इसमें बेनिफिशियरीज ऐसे लोग ऐड हो जाते थे जिन लोगों को मिलना नहीं चाहिए था। जो आम इंसान भी था जो अफोर्ड कर सकता था वो सस्ते दामों पे ले रहा था सिलेंडर को, पैसा वैसा खिला के। अगर गवर्नमेंट सस्ते दामों पे 700 रुपए सिलेंडर दे रही थी तो वो 800 रुपए में ले लेता था, मार्केट में 1400 रुपए होता था, तो वैसे भी उसको फायदा हो जाता था। तो प्रॉब्लम क्या थी, जहां पे इसमें ब्लैक मार्केटिंग होती थी, इसमें लीकेजेस होती थी, इसमें गोस्ट बेनिफिशरीज भी आते थे। इसका मतलब यह था कि जो लोग एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। कई बार आपने न्यूज में सुना होगा कि बेनिफिशरीज में नाम शाहरुख खान, सलमान खान का भी होता है, ऐसा बड़ी न्यूज आई है अगर आप सर्च करेंगे तो। क्या होता था, लोग जो फर्जी नाम लग के
इस सिलेंडर को लेते थे और जिन लोगों तक ये सिलेंडर पहुंचने चाहिए थे तो नहीं पहुंच पाते थे। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, अब गवर्नमेंट ने बोला कि अब एक काम करो, आप मार्केट रेट पे ही खरीदो, जो लोग डिजर्विंग होंगे उनके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान बीपीएल कैटेगरी का है, उसको बोलती गवर्नमेंट जाओ आप मार्केट रेट पे खरीदो और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करो, अपना राशन कार्ड दिखाओ, जब वेरीफाई हो जाएगा तो आपके अकाउंट में अपने आप सब्सिडी आ जाएगी। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उसी सब्सिडी को कहते हैं जो डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाता है, डीबीटी। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। कैश डिस्काउंट्स ऑन गुड्स, रेमिटेंस थ्रू बैंक, ट्रांसफर ऑफ सोशल बेनिफिट सब्सिडीज डायरेक्टली इन द बैंक ऑफ बेनिफिशियरीज एंड नन ऑफ द अबव। दोस्तों कैश डिस्काउंट पहले हुआ करता था सब्सिडी के टाइम पे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में आपके अकाउंट में डायरेक्टली पैसा आता है, आपको डिस्काउंट नहीं मिलता, आपको मार्केट रेट पे ही खरीदना पड़ता है, उसके बाद आपके अकाउंट में डायरेक्टली पैसा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। दोस्तों यहां एक और बात रखने की, ध्यान रखने की बात है कि रेमिटेंस क्या होता है। रेमिटेंस का मतलब वो लोग जो फॉरेन के हैं और इंडिया में रह रहे हैं, और वो लोग जो इंडियन है और फॉरेन में रह रहे हैं, तो ये पैसा जब अपनी कंट्री में वापस बेचते हैं, जो फॉरेन बंदा इंडिया में रह रहा है वो अपनी कंट्री में पैसा बेचता है किसी भी फॉर्म में, या फिर इंडियन बंदा बाहर रहते हुए अपनी कंट्री में पैसा वापस बेचता है, उस पैसे को रेमिटेंस कहते हैं, या फिर फैक्टर इनकम बोलते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर आपको जीडीपी का टॉपिक याद हो, वहां हमने डिस्कस किया था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट रेमिटेंसेस वगैरह का कांसेप्ट वहां लिया था। तो ऑब्वियसली ये भी आंसर नहीं होगा। कभी कभार आपको आंसर नहीं आएगा तो आपको एलिमिनेशन करना है कि आंसर कौन नहीं हो सकता, और कई बार उससे आंसर आपका सही हो जाता है। तो ऐसे भी कर सकते थे कि कैश डिस्काउंट तो नहीं है और ना ही रेमिटेंसेस है, तो ट्रांसफर ऑफ सोशल बेनिफिट्स डायरेक्टली इनटू द अकाउंट आंसर हो सकता है। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आउट द मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, कहता है इन चार में से बताओ कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है। नंबर 1, एन इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्सेस। दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी का अगर आपको याद होगा, इट इज अ पॉलिसी बाय विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री कंट्रोल्स द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो दोस्तों टैक्सेशन का कोई लेना देना नहीं यहां पर। टैक्सेशन तो फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है, जो गवर्नमेंट बनाती है, बजट के थ्रू टैक्सेस को बढ़ाती है, घटा सकती है, ये सब चीजें टैक्सेशन का पार्ट है, फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है, मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट नहीं है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब होता है कि आप सेल कर रहे हो सिक्योरिटी को या बाई कर रहे हो, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो दोस्तों इस वे से भी आप मनी सप्लाई को कम ज्यादा कर सकते हो मार्केट में। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन इज अ फॉर्म ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। हमने अपने टॉपिक्स में भी किया है, अपने रोल ऑफ आरबीआई में भी किया है इसको। अगर वो किसी ने वीडियो नहीं देखा वो जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको समझ में आएगा। उसमें सीआरआर है, एसएलआर है, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, बैंक रेट है, ये सब के सब क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और वहां हमने देखा था क्वांटिटेटिव टूल होता है, क्वालिटेटिव टूल होता है। क्वालिटेटिव टूल में क्रेडिट रैशनिंग आती है, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बाकी सब चीजें होती हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा यहां पर? बी, ओपन मार्केट ऑपरेशन इज द आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। सेंट्रल बैंक इज दैट बैंक विच कंट्रोल्स, किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक क्या कंट्रोल करता है? क्रेडिट यानी पैसे, एसेट्स यानी आपके एसेट में कुछ भी आ सकता है, गोल्ड आ सकता है, बिल्डिंग आ सकती है, मशीनरी आ सकती है, गाड़ी आ सकती है, गोल्ड सप्लाई एंड दी ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। दोस्तों यहां पर कंफ्यूजन आ सकती है कि आप कंट्रोल क्या करते हो। कंट्रोल करने का मतलब कि आपका इन्फ्लुएंस है उस चीज पे। तो जहां तक एसेट्स की बात की जाए, यहां क्लियर नहीं किया इसने कि किसके एसेट, गवर्नमेंट के एसेट, आरबीआई के एसेट, किसके एसेट। तो एसेट्स तो कंट्रोल करना कोई ऐसा है नहीं कि कोई सप्लाई एंड डिमांड की बात है तो एसेट कंट्रोल कर सकते हो आप। फिर अगर ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आप अपनी पॉलिसी से इकोनॉमी को ग्रो करवा सकते हो, लेकिन कंट्रोल करना कि भाई इस बार हम 5.5% अचीव करेंगे तो करेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि जीडीपी ग्रोथ बड़े सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है, इंटरनेशनल फैक्टर्स पे भी डिपेंडेंट होती है। ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल क्या चल रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना है किसी कंट्री का, जीडीपी में कितने गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट हुए। जैसे कि अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट कितना भी चाहे जीडीपी डाउन जाएगा, इस बारी फिर से लॉकडाउन लग गया, तो जो आपका लॉकडाउन लगने की वजह से कई सारी ऐसी सर्विसेज हैं, कई सारे ऐसे गुड्स हैं जो बिक सकते थे लेकिन अब नहीं बिकेंगे क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। तो गवर्नमेंट के हाथ में, ना तो गवर्नमेंट के हाथ में ना तो आरबीआई के हाथ में कंट्रोल करना जीडीपी ग्रोथ को, इन्फ्लुएंस जरूर कर सकते हैं। और गोल्ड सप्लाई, गोल्ड सप्लाई भी ऐसा नहीं कि आरबीआई कंट्रोल करती है, डिमांड सप्लाई पे भी मैटर करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन पे भी मैटर करता है। तो यहां पर एक ही चीज जो कंट्रोल करते हैं वो क्रेडिट का फ्लो, लिक्विडिटी फ्लो, पैसे का फ्लो। तो आंसर क्या आ जाएगा यहां पर? आंसर विल बी ए। समझ में आ गई बात? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन्फ्लेशन टारगेट प्रेजेंट फॉर इंडिया इज। अभी
इंडिया का इन्फ्लेशन टारगेट क्या है? सबसे पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग किसका जिम्मेदारी है। अगेन, अगर आपने नोट्स पढ़े होंगे या लेक्चर देखे होंगे तो मैंने आपको वहां मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बताया था, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम ही है इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना। अब उसके लिए टारगेट क्या सेट हुआ था, याद करो, जो हमने बात की थी वहां पर कि आरबीआई की 3 लोग होते हैं, गवर्नमेंट के 3 लोग होते हैं, 6 लोगों की कमेटी होती है। इनका काम होता है इन्फ्लेशन को 4 ± 2% तक रखना, 4 ± 2%। यानी अगर माइनस करोगे 2% तो क्या आ जाएगा 2%, और प्लस कर दोगे 4 में तो क्या आएगा 6%। तो ये टारगेट है इंडियन इकोनॉमी के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर जिम्मेदारी रखी गई है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है बिटवीन 2 to 6%, ना तो 2% से नीचे, ना 6% से ज्यादा। अगर कभी भी इससे ज्यादा होता है इन्फ्लेशन या फिर 2% से कम होता है इन्फ्लेशन, तो रिटर्न में लिख के देना पड़ता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को क्या वजह हुई जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं हुआ। समझ में आ रही बात? तो आंसर क्या आ जाएगा यहां पर, डी, 2 से 6% इसके लिए इंडिया का टारगेट सेट किया गया है। Which among the following is our tasks of monetary policy committee? इनमें से कौन से टास्क हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, क्या काम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का? नंबर ए, डिवाइस पॉलिसी रेट्स व्हाइल मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी, सही है। फिक्सिंग द बेंचमार्क पॉलिसी रेट, ये भी सही है। कंटेनिंग इन्फ्लेशन विद इन द स्पेसिफाइड टारगेट लेवल, ये भी सही है। डिवाइसिंग मैकेनिज्म फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी, ये गलत है। तो सबसे पहले तो मैं इसको कट करता हूं। तो इनने कहा कि इसमें से क्या टास्क है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। अब आप बोलोगे सर आपने एबीसी तीनों बोल दिया, आंसर है क्या? देखो दोस्तों, यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको हमेशा आंसर मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर चूज करना होता है। कभी कभार आपको एक से ज्यादा आंसर लग सकते हैं, लेकिन आपको देखना है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पॉलिसी रेट निकालती है, सीआरआर कितना हो, एसएलआर कितना हो, रेपो रेट कितना हो, जिसमें कोई शक नहीं है। वो रेपो रेट को भी सेट करती है, लेकिन रियल में वो क्यों ऐसा कर रही है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मकसद क्या है पॉलिसी रेट को चेंज करने का? मकसद क्या है रेपो रेट को चेंज करने का? मकसद है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कोचिंग में जाते हो, फॉर एग्जांपल यहां है, आप हमारी कोचिंग आते हो, हमारी क्लास में बैठते हो, आप वहां पढ़ते भी हो, लिखते भी हो, सब कुछ करते हो, लेकिन मकसद क्या है आपका आने का वहां पर? कि आप पंचायत फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी करो। तो मैं कहूंगा यहां क्यों आते हो? कॉपी पे लिखने आते हो। यहां क्यों आते हो? कॉफी पीने आते हो? नहीं, यू कम हियर फॉर द कोचिंग ऑफ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। अब साथ में आप कॉफी पी रहे हो, साथ में आप राइटिंग कर रहे हो, वो चलता है, वो आपका मेन पर्पस नहीं। मेन पर्पस क्या है? पढ़ना। वैसे ही मेन पर्पस क्या है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। तो आंसर क्या आ जाएगा? कंटेनिंग इन्फ्लेशन विद इन द स्पेसिफाइड लेवल। और लेवल अभी हमने बात कर ली थी, क्या है? 2 से 6% लेवल है वो। समझ में आ रही बात? क्लियर है? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8, पिक अप द ऑड वन आउट। इनमें से ऑड जो है, चारों में से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो ऑड है, बाकी उसे मेल जोल नहीं खा रहा है, वो क्या है? बैंक रेट, सीआरआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड मॉरल सुवेशन। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो बैंक रेट है आपका, वो आपका है क्वांटिटेटिव टूल, यानी मॉनेटरी पॉलिसी का क्वांटिटेटिव टूल। सीआरआर भी क्वांटिटेटिव टूल है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी क्वांटिटेटिव टूल है, लेकिन जो मॉरल सुवेशन है वो क्या है? दैट इज नॉट क्वांटिटेटिव टूल, इट इज क्वालिटेटिव टूल। हालांकि कई सारी बुक्स मॉरल सुवेशन को और डायरेक्ट एक्शन को कहते हैं, क्वांटिटेटिव भी है, क्वालिटेटिव भी है। अगर उस किस्म का क्वेश्चन आता है तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा, लेकिन यहां पर अगर मुझे चूज करना है तो मॉरल सुवेशन ही मैं चूज कर सकता हूं। तो एक ही ऑप्शन है जो बाकियों से अलग है, मॉरल सुवेशन। मॉरल सुवेशन क्या है? आप बैंक को वार्निंग दे सकते हो कि आप जी अपनी जो प्रैक्टिस है वो आप ये रूल फॉलो नहीं कर रहे, गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहे, मिनिमम रिक्वायरमेंट आपने नहीं की हुई है, सुधर जाओ वरना आपके साथ जो है डायरेक्ट एक्शन होगा। अगर मॉरल सुवेशन की धमकी के बाद भी वो नहीं उसको इंप्रूवमेंट करते तो उसके बाद उन पर डायरेक्ट एक्शन होता है। सो आंसर इज डी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई? इनमें से कौन है जो आरबीआई का प्रेजेंट गवर्नर है? तो देखिए, नंबर ए केसी चक्रवर्ती, नंबर बी डीके मित्तल, नंबर सी रघुराम राजन, नंबर डी श्री शक्तिकांता दास। दोस्तों रघुराम राजन में आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन रघुराम राजन उर्जित पटेल से पहले थे।
अभी जो प्रेसिडेंट है शक्तिकांत दास हैं, उनसे पहले उर्जित पटेल थे, उनसे पहले रघुराम राजन थे। तो आंसर आपको याद होना चाहिए, छोटी मोटी चीजें हैं बैंकिंग में आपको पता होनी चाहिए कि जो अभी प्रेजेंट गवर्नर है आरबीआई के वो कौन है, श्री शक्तिकांत दास। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आउट द मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। इन सब में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है? ए, इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्सेस। पहले भी क्वेश्चन आया मॉनेटरी पॉलिसी के रिलेटेड, मैंने आपको क्या बताया, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, टैक्सेस के रिलेटेड जो भी है वो मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट नहीं है, वो फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है। फिस्कल पॉलिसी में ऐसा होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर सकती है, टैक्सेशन को बढ़ा सकती है। कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी के लिए गवर्नमेंट टैक्सेस को कम कर सकती है, एक्सपेंडिचर को बढ़ा सकती है। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के लिए तो टैक्सेस का काम मॉनेटरी पॉलिसी में नहीं है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, फ्रीजिंग पेंशंस, अ कट इन गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब आप खुद ही बता दो, फ्रीजिंग पेंशंस, पेंशन भी कौन देता है? गवर्नमेंट देती है, आरबीआई का रोल नहीं है। अ कट इन गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगेन गवर्नमेंट का रोल है। इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्सेस, अगेन गवर्नमेंट का रोल है। यहां पर एक ही चीज है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जो मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है। समझ में आ रही बात? सो एनीथिंग रिलेटेड टू गवर्नमेंट, पेंशन, सैलरी, टैक्सेशन, स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी डैम बनाना, स्कूल पे एक्सपेंडिचर, ये सब चीजें किसका काम है? या फिर वर्ल्ड बैंक से लोन लेना, आईएमएफ से लोन लेना, किसका काम है? ये गवर्नमेंट का काम है, ये आरबीआई का काम नहीं है। आरबीआई का काम है बैंकिंग सिस्टम को मैनेज करना, फाइनेंशियल सिस्टम को मैनेज करना। उसके अलावा आरबीआई को रोल नहीं है, आरबीआई का कोई से नहीं है टैक्सेशन में, आरबीआई का कोई से नहीं है कि गवर्नमेंट को कितने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करनी चाहिए, आरबीआई का कोई से नहीं है पेंशन वगैरह में। समझ में आ रही बात? तो आंसर क्या आ जाएगा यहां पर? आंसर इज बी। बी विल बी द आंसर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेंट्रल बैंक इज दैट बैंक। ये चीजें कुछ रिपीट हो रही है मुझे लगता है, हाँ ये कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं। तो दोस्तों 10 क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं, इसके आगे रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। तो इसके साथ हम और भी क्वेश्चंस लाएंगे और उम्मीद है कि आपको जो है आंसर सही हुए होंगे, सही गए होंगे आपके। कुछ भी और आपके कुछ कमेंट्स हैं, कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करें। वील गेट बैक टू यू सून विद मैनी मोर क्वेश्चंस। अभी हमें आने वाले टाइम में बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो उस क्वेश्चन से ही पता चलता है कि आपको किसी टॉपिक की कितनी बेटर अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।